हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और आपका निर्माण जीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो पर नंबर सिस्टम टॉपिक पर संख्या के बारे में कुछ बताया था और उस वीडियो पर कुछ शेष रह गया था जो आज हम इस वीडियो पर पूरा करेंगे। ठीक है, तो संख्या के बारे में मैंने पिछली वीडियो पर जो भी बताया था उसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने संख्या के बारे में बताया, संख्या आपकी दो प्रकार से होती है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक के बारे में थोड़ा सा लंबा है चर्चा है तो उसको बाद में देखते हैं। पहले हम काल्पनिक के बारे में थोड़ा रिपीट करते हैं। काल्पनिक संख्या वह कहलाती है जो संख्या आपके स्क्वायर रूट में हो और निगेटिव हो। ठीक है, ऐसी निगेटिव संख्या जो स्क्वायर रूट में हो काल्पनिक कहलाती है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो पर बताया था और अच्छे से देख सकते हैं, मैं केवल आपका रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी जब संख्या निगेटिव संख्या स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है तो काल्पनिक इसलिए हो सकती है कि उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ऐसी संख्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या की बात करें, रियल नंबर वो कहलाते हैं, रियल नंबर आपके वो कहलाते हैं जो आपके काल्पनिक नहीं होते। एक प्रकार से देखा जाए, मैं एक बात करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ -2, -3, ये इनफाइनाइट जाता है और ये आपका इनफाइनाइट जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में आपका दो चीज़ें आती हैं, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, दशमलव संख्या की बात करते हैं। तो दशमलव संख्या वो कहलाती है जब आपकी संख्या दशमलव में हो। ठीक है, जब आपकी संख्या दशमलव हो, दशमलव संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या वो कहलाती है जब आपकी संख्या दशमलव में ना हो। मैंने अभी छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये जब आपकी संख्या 0 से इनफाइनाइट पॉजिटिव ओर जाए, 0 से निगेटिव आपका इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है, माइनस, तो आपकी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, यदि आपकी डेसिमल नंबर आपका ये दशमलव में आ जाए, डेसिमल नंबर क्या होता है? दशमलव में होती है, वो आपकी डेसिमल नंबर रहती है, जबकि आपकी पूर्णांक संख्या में दशमलव नहीं लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव को भी दो भागों में बांटते हैं, आपका शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, तो शांत दशमलव क्या कहलाता है और शांत दशमलव क्या कहलाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मैं पिछली वीडियो पर आपको बता चुका हूँ। शांत दशमलव वो कहलाता है टर्मिनेटिंग वैल्यू, जब आपकी संख्या किसी संख्या पे दशमलव लग जाता है, उसके बाद एक स्पेसिफिक डिजिट तक वह वैल्यू रहती है, उसके बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, मतलब लगातार नहीं आती। ठीक है, आपका शांत हो जाता है, एक स्थान जो फिक्स होता है। जैसे मैं बात करता हूँ 0.256, ठीक है, एक दशमलव के बाद इनका स्थान फिक्स है 3 तक। ठीक है, इसके बाद वो नहीं आ रहा है। 0.4567, इसके बाद भी स्थान फिक्स है, इसके बाद नहीं आ रहा, तो ये कैसा है? शांत दशमलव आ गया। उसके अपोजिट की बात की जाए, यदि मैं अशांत दशमलव की बात करूं तो अशांत दशमलव यही उल्टा हो जाता है। आपका दशमलव तो लगता है, लेकिन इसका जो ये जो आपकी अशांत दशमलव होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, ये आपका रुकता नहीं। ठीक है, दशमलव के बाद नहीं रुकता। यदि देखा जाए तो 5, 6, 6, 6, 6, 6, ये लगातार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका शांत दशमलव आता है 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब आपका कोई आपके रुकने के स्थान में, मतलब कहीं भी डिजिट में आपका साइलेंट नहीं हो रहा। ठीक है, वो वैल्यू वो आपका संख्या कहलाती है अशांत। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटता है, आपका रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। किसको आपको बांटा जाता है? अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा जाता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो संख्या कहलाती है जब आपका दशमलव के बाद तो बहुत संख्याएं तो आएंगी, लेकिन संख्याएं क्या हो? रिपीट हो, जिसको हम पढ़ते हैं बार। ठीक है, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ेंगे बार। जैसे 0.6666 लगातार आपका बढ़ रहा है, तो मैं इसको छोटा लिख के लिख दूं, 0.6 के ऊपर बार लगा दिए। बार का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू की बात करता हूं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग में क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाता है, मतलब यहां पर वैल्यू वही वैल्यू रिपीट नहीं होती है आपकी, 0.6666 ये नहीं होता। ठीक है, नॉन रिपीटिंग में जैसे वैल्यू आपकी आ गई 6, 7, 5, 8, 9, 3, 2, मतलब यहां पर रिपीट नहीं हो रही, लेकिन रुक भी नहीं रही। आपकी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही और ना ही संख्या आपकी रुक रही है, वो आपका कहलाता है नॉन रिपीटिंग वैल्यू। इसके छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ, लिख लेते हैं। जैसे रिपीटिंग वैल्यू में आपका ये आपका एग्जांपल आ गया 0.6 आ गया, 0.7 आ गया, 7 के ऊपर बार, 0.785 के ऊपर बार, ऐसी संख्या आपकी रिपीटिंग में आती है। नॉन रिपीटिंग की बात करता हूँ, नॉन रिपीटिंग वो संख्या आती है, आपने सुना होगा पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। ये आपका
एक आपका एवरेज मान मतलब पॉसिबल मान दिया गया है, संभव मान, जबकि आपका पाई का मान आप रख ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपका अशांत दशमलव पाई का मान, ठीक है। अशांत दशमलव कौन सा, नॉन रिपीटिंग है, जो आप रख नहीं सकते, आप उसको लिख ही नहीं सकते, ठीक है। आपके अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर में मिलियन तक इसके दशमलव के बाद मान निकाले गए हैं, उसके बाद आपका ये भी कंप्यूटर रुक गया, इसके मान निकाल नहीं पाया, ठीक है। तो आप पाई के मान को आप लिख ही नहीं सकते हैं। जो 22/7 है, तो 22/7 आपका रिपीटिंग वैल्यू आ जाएगा। 22/7 जो आपका रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो आपकी रिपीटिंग वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन 22/7 पाई का एक्चुअल मान नहीं है। अगर बात करते हैं रूट की, तो रूट में जितने भी परिमेय संख्या आते हैं, परिमेय संख्या मतलब आपका अभाज्य संख्या, ठीक है, वो आपके किस में आते हैं, √2 जो भी है आपके परिमेय संख्या, यदि आपके स्क्वायर रूट में आते हैं वो आपका कहलाता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6। यहाँ √4 की बात करें तो √4 आपका नहीं है, √4 आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं, क्योंकि इसका रूट से बाहर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या आपकी ये संख्या कहलाती है जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब जिसको बटे में लिख सको, ठीक है। और अपरिमेय संख्या वो कहलाती जिसको आप बटे में बिल्कुल भी न लिख सको, ठीक है, P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्या। यदि आप P/Q में लिख रहे हो तो उसमें P और Q आपका क्या होगा दोस्तों, इंटीजर नंबर होगा, क्या होगा दोस्तों, पूर्णांक संख्या होगी इसमें, ठीक है। यदि आप P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर रहे हो उसको परिमेय संख्या को, तो यहाँ पास P और Q क्या होगी आपकी, इंटीजर नंबर होगी। यदि आप P/Q के फॉर्म में आप नहीं डिनोट कर पा रहे हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या अभी अभी जस्ट पहले मैंने चर्चा किया था, आपका अशांत दशमलव में मैंने 2 चीजें बताई थी आपकी, अशांत दशमलव में मैंने 2 चीजें बताई थी। एक होता अशांत दशमलव में आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो आपका पाई का मान था, ठीक है, पाई का मान हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इसको आप जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो आप किस में आ गए, P/Q के रूप में आ गए, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हो, क्योंकि पाई ये 22/पाई का एक्चुअल मान नहीं है, ठीक है। तो जो पाई होता है वो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, √2 का मान P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 का मान P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपके जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसको आप P/Q के फॉर्म में बिल्कुल भी डिनोट नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप रिपीटिंग डेसिमल जो नंबर होता है, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, उसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका परिमेय संख्या कौन सी कहलाएगी आपकी, जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है वो आपका परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पास एक चीज और, P/Q तो इसमें इंटीजर होंगे और जो Q होगा इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q की जो वैल्यू है 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपने इतना जाना, ठीक है। ये दोनों आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं लगाएंगे हेडिंग। नेचुरल नंबर,
ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपकी जो स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेचुरल नंबर जो आपकी स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश आपका अनंत तक जाती है। अगर मैं यहाँ पर जीरो की बात करूँ तो जीरो आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। यदि आप जीरो को ऐड कर दोगे तो आप पूर्ण संख्या कहलाती हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्राकृत संख्या में 1, 2, 3 चाहिए, जीरो आपका ऐड बिल्कुल नहीं होता और सभी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, वो आपका क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के अंतर की बात करूँ मैं तो आप दो चीज़ में देखिएगा, एक होती भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा मैं अभाज्य संख्या की बात करूं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं कहलाती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर मतलब इसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप यहां पर 1 देख रहे होंगे, 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 का 2 फैक्टर नहीं है, केवल 1 का 1 ही फैक्टर है, ठीक है। 1 किससे कटेगा, 1 से बस कटेगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर आपका 1 का नहीं है कि 1 का केवल 1 फैक्टर है, तो 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 की बात करता हूं तो 2 के 2 फैक्टर है, 2 तो आपका 1 से कटेगा। एक जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर कहलाता है, ठीक है, ये एक सभी का फैक्टर बन जाता है, ठीक। एक तो ध्यान रखिएगा, 2 की बात कर रहा हूं, 2 का फैक्टर 1 होता है और 2 का फैक्टर खुद होता है। इसके अलावा ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर हुए तो 2 आपका क्या हो गया दोस्तों, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर हुआ। 3 की बात करता हूं, 3 भी आपका 1 हो गया और खुद 3 हो गया, 2 फैक्टर हो गए। 4 की बात करता हूं, 4 का 1 हुआ, 4 2 से भी कटता है और 4 से खुद भी कटता है, तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3। तो आपको क्या बोलना है, डिफिनेशन आपका ये कह रहा है अभाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब उसके 2 फैक्टर हो। तो यहाँ 4 के 3 फैक्टर हो गए तो मैं कह सकता हूँ 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 5 की बात करता हूँ तो 5 के भी 2 फैक्टर दिखते हैं, 1 से कटेगा 5 और 5 खुद से कटेगा, ठीक है। 6 नहीं है आपका, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से खुद कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास कहने का मतलब जब संख्या के 2 फैक्टर हो तो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं भाज्य संख्या के ऊपर। भाज्य संख्या वो कहलाती हैं जिसके एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर हो, ठीक है, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 3 फैक्टर हो तो मैं 1 की बात करता हूँ, मेरे पास अभी एक संख्या ऐसी है, एक तो आपका भाज्य संख्या नहीं हुई। अब मेरे मन में क्वेश्चन आया होगा कि इसकी जरूर भाज्य संख्या होगी, लेकिन मेरा डिफिनेशन कह रहा है भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या वो कहलाती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो और 3 फैक्टर से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने फैक्टर हो, 3 हो। तो एक के पास खुद का ही 1 फैक्टर है जो खुद से ही कटता है और एक के पास कोई फैक्टर नहीं है, तो एक आपकी संख्या जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक को कह सकता हूं, एक ना आपके भाज्य में आती है और ना अभाज्य में, ना ही आपकी प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखिए 2 में आता हूं तो 2 आपकी तो प्राइम हो गई, 2 आपकी प्राइम क्यों हो गई कि 2 के 2 फैक्टर है। अगर 3 फैक्टर होते तो अभाज्य में आ जाती, भाज्य में आ जाती। 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। 4 की बात करता हूं तो 4 में मैंने निकाला था, 4 में क्या निकाला था, 4 तो 1 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से खुद कटता है, तो कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो कम से कम इसके पास 3 फैक्टर है, ठीक है। 5 की बात करो, 5 तो अभाज्य संख्या, 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 खुद से कटता है, ठीक है। तो इसके 4 फैक्टर हैं, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो आपकी क्या संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जामों में अधिकतर पूछता है अभाज्य संख्याओं के ऊपर। अभाज्य संख्याओं के ऊपर ये क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, यदि मैं 1 से 100 तक की संख्याएं देखूं तो 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, तो आप माइंड में रख लीजिए 1 से 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब इतना क्वेश्चन तो बन गया 1 से 100 तक 25 संख्या हो, क्या हम डायरेक्टली गिन नहीं सकते? गिनने जाए तो हमको बहुत समय लग जाएगा और आप उस एक क्वेश्चन के चक्कर में कम से कम 10 मिनट खो देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 100 तक यदि संख्याएं हो तो आपके 25 नंबर ऐसे हैं जो कि आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अब पूछ दिया गया 1 से 50 तक की बात करो तब आपके भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपके 1 से 50 तक में 15 ऐसी संख्याएं होती जो कि क्या होती हैं? प्राइम नंबर होती हैं, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चन बन जाए, अब 100 तक तो है, अब 51 से 100 तक कितनी संख्या होंगी, तो कितनी बची दोस्तों? 25 में 15 गए 10, तो 10 ऐसी संख्या है जो 51 से 100 तक आती है, प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, सम संख्या और विषम संख्या। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। सम संख्या और विषम संख्या, बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक ये, सम संख्या और विषम संख्या। इसके बारे में तो सब जानते होंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा हंसी तो मेरे को जरूर आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही टॉपिक ऐसा है जो सबको पता होता है, लेकिन मेरा इस टॉपिक में है नंबर सिस्टम में, तो मेरा बताना कर्तव्य था, इसलिए इसको चर्चा कर रहा हूँ। सम संख्या वो कहलाती है जो आपकी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह क्या हो, 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो, ठीक है। वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हो वो संख्या आपकी सम संख्या कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हो, मतलब आपकी देखा जाए सम संख्या के बाद जो शेष संख्याएं होती क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। तो सिंपल सा 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अब हमको पता करना ये संख्या सम है कि विषम, तो डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 2 से पूरी तरह भी डिविजिबल है, तो ये कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे आपका, मुझे पता करना है सम है कि विषम। हालांकि इसमें एक डिविजिबिलिटी रूल काम करता है, ठीक है। यदि मुझे पता है यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यहीं से जान लूंगा कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब ये सम संख्या है। अब विषम संख्या वो होगी जो सम संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। इसी के साथ मैं आप इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं, और मैंने नंबर सिस्टम पर संख्या के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको डिस्कस कर दिया है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, विभाज्यता के नियम, और हम इसको जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें।